पशुपति कुमार पारस के हाथों में सौंपी गई पारस गुट की कमान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारस को चुना गया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एलजेपी कार्यालय में हुई औपचारिक घोषणा। शेखपुरा में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका बागी सांसदों का पुतला। एलजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। आधा दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न। औरंगाबाद में दिखा अजब गजब विदाई समारोह। जवानों ने वाहन को रस्सी से खींचकर अधिकारी को किया विदा। कर्नल सिन्हा को दी गई सलामी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। लोक जनशक्ति पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद पारस गुट की कमान अब पशुपति कुमार पारस के हाथों में सौंप दी गई है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि आज शाम एलजेपी कार्यालय में इसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है। पार्टी की कमान अब पशुपति पारस को सौंप दी है और ऐसा सौंपते ही चिराग पासवान पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या ही करेगा। ये प्रजातंत्र है, कोई आजीवन अध्यक्ष नहीं रह सकता। वहीं एक साथ 4 पद पर खुद काबिज होने के सवाल पर पारस भड़क गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए। जिंदाबाद जिंदाबाद आज जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी, हमारे दल का जो संविधान है, दल के संविधान के मुताबिक चुनाव की तिथि तय की गई थी 11 बजे से। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम साथियों को, हमारे प्रेस मीडिया के साथी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी कार्यकर्तागण हैं, हमारे दल के सभी सांसदगण हैं और निर्वाचित पदाधिकारी हैं, मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुआ। मैंने आज नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में किन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। साथियों, आज हमारे दल के तमाम साथी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरा प्रयास रहेगा भविष्य में कि स्वर्गीय जो हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका सपना था शोषित, दलित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत और ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो समाज में गिरे हुए थे, नीचे तबके में थे, उनको ऊपर उठाने की बात वो सदैव करते थे। और उसी के तहत 28 नवंबर 2000 ईस्वी को उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। आज तकरीबन 21 वर्ष हुआ, 21 वर्ष का हमारी पार्टी हुई और आज मुझे मौका मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में जो मैं आज से 4 दिन पहले भी कहा था और मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि जो हमारे साथी किसी भी कारणवश हमसे दुखी होकर या पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूं और माफ़ी मांगता हूं। और आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग पुराने फीस हमारी पार्टी में लौट आए और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन अब इसके बाद चिराग पासवान का अगला रुख क्या होने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि कल भी चिराग पासवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि लड़ाई लंबी चलेगी, कानूनी ढंग से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।
देखिए नुपुर, अब चिराग पासवान चाहे लाख दावे कर लें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, लेकिन जिन परिस्थितियों में पशुपति पारस को निर्विरोध रूप से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, उसमें कह सकते हैं कि जो दलगत राजनीति होती है या जो दल होते हैं, और खास करके चुनाव आयोग जो दिशा निर्देश जारी कर रखा है तमाम दलों के आंतरिक निर्वाचन के लिए, इन परिस्थितियों में कह सकते हैं कि पशुपति पारस के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन में कहीं कोई कानूनी खामी नहीं है। अब चिराग पासवान खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब चूंकि आज इत्तफाकन मैं आपको बता दूं नुपुर, 8 अक्टूबर को मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, और आज 8 महीने 8 दिन बीत चुके हैं उनकी मौत के, और इन 8 महीनों के साथ 8 दिन के बाद पार्टी में जिस तरीके से पशुपति पारस ने कब्जा किया है अपने समर्थकों के साथ, बाकी के सांसदों के साथ, वह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा और चिराग पासवान की नाकाबिलियत को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोजपा को आगे तय करना होगा अपनी रणनीति की, किस रणनीति के तहत क्या वह महागठबंधन के साथ आएगा या वह एनडीए के फोल्डर में रहेगा, नीतीश कुमार के साथ उनके कैसे संबंध रहेंगे, क्या चिराग पासवान का आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कई सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। कुंदन जी, पशुपति पारस जो सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने वाले थे, उस मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, और इस मुलाकात के क्या सियासी माने हैं? देखिए, पशुपति पारस को अब से थोड़ी देर पहले निर्विरोध रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, और उसके बाद उनकी कोशिश होगी कि एनडीए फोल्डर में वह वापस जाए। अब देखना अहम यह होगा कि एनडीए उनको कितनी सहजता के साथ स्वीकार करता है, और खास करके जिन जो दृश्य देखने को मिले हैं, जिस तरीके से जदयू के सांसद ललन सिंह इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली में पशुपति पारस के साथ रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि जदयू के साथ इनके संबंध सुधरेंगे, और जदयू फोल्डर के साथ जदयू को सपोर्ट करेगी पार्टी। और उसी क्रम में एक औपचारिक मुलाकात है वो नीतीश कुमार से होनी है, लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि एक अन्य मार्ग से किसी प्रकार का कोई अपडेट आया नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पारस को बागी का ताज मिल गया है, आज वो निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है। कहने को तो बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन के नाम पर सरकार और सरकारी तंत्र द्वारा वाहवाही भी खूब लूटी जा रही है, लेकिन सुशासन राज की हकीकत आम जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीमांचल के पूर्णिया जिले की, जहां मधुबनी टीओपी में पदस्थापित एक एसआई द्वारा एक दलित परिवार को वर्दी का रौब दिखा झूठे केस में फंसा देने की धमकी देने का ये मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि बीते 1.5 महीने से लगातार एसआई प्रताड़ित कर पैसे की मांग कर रहे हैं। एसआई की प्रताड़ना और धमकी को लेकर डरा सहमा परिवार जिले के वरीय अधिकारियों से जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीर में दिख रहे ये दोनों युवक पूर्णिया जिला मुख्यालय के मधुबनी टीओपी क्षेत्र के सिपाही टोला के रहने वाले हैं। ये दोनों भाई इन दिनों पुलिसिया रौब को झेल वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे बगल के जो मधुबनी थाना के दरोगा साहब है, उनके द्वारा परातंक तबाह किया जा रहा है। जो रक्षक वही भक्षक बन गए हैं, तो उस संबंध में छोटे भाई जो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी, बढ़िया पुलिस सब जगह न्याय का गुहार लगा है। उसकी जानकारी मिलने के बाद में जो दरोगा साहब है वो व्यक्ति को हमारे घर पे भेजे और फोटो वगैरह हमारे घर में बना रहे, तो उनसे पूछे कि श्रीमान आपका परिचय क्या है, कौन है। तो परिचय मतलब अपना शर्ट उठा के हमको पिस्टल दिखाया, और जब हम उनका वीडियो बनाने लगे तो वो भाग गए। हम नहीं बता सकते हैं कि पुलिस से थे या क्रिमिनल थे। हमने आईजी साहब को दिया, डीजीपी साहब को सूचना दिया, मेल भी किया, और उनके कार्यालय में जाके भी आवेदन। लगभग 1.5 महीना पहले अंजनी कुमार सिंह जो कि मधुबनी टीओपी में पदस्थापित है एसआई पद पे, वो गश्ती गाड़ी से मेरे घर के आगे से जा रहे थे। हमको देखे तो हमको पकड़ लिए, और पकड़ के मेरे गाड़ी पे हमको बिठाने लगे। तो हम बोले सर क्या हुआ, क्या बात है जो हमको गाड़ी बिठा रहे हैं। तो वो बोले क्या तुम पे केस है। बोले सर कागज दीजिए हमको, तो बताइए वो क्या केस है।
तो वो बोलने लगे कि केस है तुमको, तो तुम जानता नहीं, दरोगा पावर तुमको बिना केस भी कर देंगे। तो वो जन हमको गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। तो हम लोग आरजू विनती किया, तो बोले ठीक है तुमको अभी छोड़ देता है, लेकिन 30,000 रुपया तुम हमको दे दो। लेकिन वो हम लोग सर अभी तो हम नहीं दे सकते हैं। तो बोले सवेरे हम आकर के देती बोले, तो हम वहाँ पर थाना गए, तो हम उनको 5,000 रुपया दिया। बोले हम अभी तो इतने दे सकते हैं, अभी हमने मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद तो वो हम पर फोन से हमको और पैसा, हम पे बचा हुआ पैसा मांगने लगे। तो मांगने पर जो जिसका हम कॉल रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, वो हम सक्षम नहीं हो पाए देने के लिए। तो हमको 1-1.5 महीना से हमको फिर उसके बाद हमको तंग तबाह करने लगे। और कुछ दिन पहले अंजनी कुमार सिंह जो कि आए और बोले कि तुम तीनों पर केस है, तुम बाप बेटा तीनों पर तुमको अंदर में सड़ा देंगे, जेल में भेज देंगे। पैसा नहीं दिया हमको, बचा हुआ पैसा। तो इसलिए इससे हम लोग बहुत डरे हुए थे। डर के तो हम लोग सब मेल किए हुए, डीजीपी साहब को मेल किए हुए, एसपी साहब और आईजी साहब सबको सभी को मेल किए और व्हाट्सएप पे भी हम जानकारी दिए और हार्ड कॉपी भी हम जा करके दिए। आपने पीड़ित को सुना, अब आप ये भी समझ और जान लीजिए कि आखिर पुलिस पर लगाए जा रहे इस संगीन आरोप में सच्चाई क्या है। पहले आप इस वीडियो को देख और सुन लीजिए। आपका आई कार्ड कहाँ है? हाँ आई कार्ड देखिए मेरा। हाँ आई कार्ड देखेंगे आपका। क्या देखिए आई कार्ड? हम नकल छोड़े आपके पास गए हैं। हाँ नकल में नहीं, अभी नाम बताइए ना, आपका क्या नाम है? उसी का मतलब, हाँ नाम बताइए। बोलेंगे सर हमको, अच्छा नाम नहीं बताइएगा, आप कौन है, क्यों है, कहाँ से आए हैं? बस हो गया। थाना में नाम हमको जानना है ना, नाम जानने का अधिकार हमको। नहीं आपको हम बोलते डिस्टर्ब करता हम कहते आपको। नहीं आप हमको नाम बताइएगा सर। देखिए आप मेरे घर में आके, मुकेश नहीं चाहिए मुकेश। तो यहाँ पे कौन? अरे आप अब तक सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, तो आप एक बार पीड़ित द्वारा आरोप लगा रहे एसआई के बीच हुई फोन पर बातों को भी सुनिए। हेलो, हाँ सर आपसे सर बात करिए लिए दिन सर। अरे ये तो बात कर लिए तो उसको चाहिए ना, तो हम क्या करें, आप बोलिए। आपको सर सवेरे बोलवे नहीं किए थे कि हम तो और देंगे सर। वो तो बोलवे नहीं किए थे सर हम और देंगे सर। आप मुकर रहे सर, एक रत्ती भी नहीं मुकर रहे, मुकर भी नहीं, मुकरेंगे भी नहीं सर। ठीक है, शाम में आके भेंट कीजिए। ठीक है ठीक। अब हम आपको पूरा मुआवजा समझाते हैं। पीड़ित के अनुसार पीड़ित परिवार को जमीन का मुआवजा सरकार से मिला है। इसकी जानकारी मधुबनी टीओपी के एसआई अंजनी कुमार सिंह को लगी। अंजनी सिंह पीड़ित के पड़ोस में ही भाड़े के मकान में रहते हैं। जानकारी मिलने के बाद अंजनी सिंह पीड़ित युवक और उसके परिवार को पुलिसिया रौब दिखा झूठे केस में फंसाकर 30,000 रुपए की मांग करने लगे। पुलिस से मिली धमकी से डरे युवक मामले को लेकर जिले के वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब आरोपित एसआई अंजनी कुमार से जानकारी ली गई, तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को गलत बताया। अंजनी सिंह ने कहा कि एक आवेदन मिलने पर वह इस पूरे मामले की जांच के लिए पीड़ित के घर गया था। बहरहाल इस पूरे मामले की जानकारी जिला पुलिस कप्तान दया शंकर को मिल चुकी है। एसपी ने पीड़ित के शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे को सौंपा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। अगर पुलिस पदाधिकारी पर लगाए जा रहे आरोप सही साबित होते हैं, तो ये पुलिस के बेदाग छवि को दागदार जरूर बना देगा। पूर्णिया से वीआईपी न्यूज के लिए रौनक कुमार की रिपोर्ट। पटना के कमला नेहरू नगर के स्लम बस्ती में लोगों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया गया। कमला नगर सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 21 की पार्षद भी मौजूद रही। राशन वितरण में लोगों को परेशानी ना हो, ये ध्यान में रखते हुए पहले ही नाम की लिस्ट दीवार पर लगा दी थी, जिससे कि बेवजह भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। इस मामले में वार्ड पार्षद ने अब तक 6,000 लोगों के बीच कार्ड वितरण किए जाने की जानकारी दी।
वार्ड पार्षद हैं, जो भी सहायता हो सकता है उनके पास अगर आदमी जाता है तो वो सहायता करती ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं। फ़ोन उनसे भी आदमी बात करता है, हम खुद फ़ोन करते हैं तो जवाब देते हैं, जो भी होता है जानकारी उनसे हम ले लेते हैं। नहीं, जिनका नहीं बना है उनको भी वो मदद की है, लेकिन जिनका नहीं बना है वो बोल रही हैं कि मतलब उसका भी फॉर्म भरेगा, उसका भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। 3 दिन पहले शनिवार को मेरे यहाँ 254 कार्ड बन के आया और ज़्यादातर कमला नेहरू नगर के ही कार्डधारियों का कार्ड है, इसलिए मैं डोर टू डोर आके चूँकि बारिश पड़ रही थी तो मैंने सामुदायिक भवन में जगह दे दिया और शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके, हालांकि सोशल डिस्टेंस लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रख रही हूँ कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने कार्ड को ले जाएं और जितने कार्ड हमारे पास उपलब्ध हुए हैं यानी कि 254, उनका सारा लिस्टिंग मैंने चिपका दिया है ताकि खोजने में आसान हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनु प्रकाश जुड़ चुके हैं। अनु, गांव में राशन वितरण किया गया है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज जो है कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए वार्ड 21 की पार्षद पिंकी कुमारी ने तो जितने भी वार्ड 21 की कमला नेहरू का जो भी लोग थे वहां उन्हें कार्ड का राशन कार्ड का वितरण किया गया। उन लोगों के पास जो लोगों को वितरण किया गया जो पिछले कोरोना काल से ही आवेदन दे चुके थे और उन्हें कार्ड जो है मुहैया नहीं कराया गया था। वैसे लोगों को बुलाकर टोटल जो है आज 254 कार्ड का वितरण किया गया, जो कि अब जो है वो सरकार के तरफ से जो मुफ्त राशन या राशन दिया जा रहा है उससे उनका लाभ हो सके। शुक्रिया अनु प्रकाश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ग्रामीणों में राशन वितरण किया गया है, कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए ये राशन बांटा गया। तो पटना की खबर जहां पर ग्रामीणों में राशन वितरण किया गया है, कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पार्षद ने ये एक बेहतर पहल की है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के भीपुर में NH31 इथेनॉल उद्योग लगाने को लेकर भीपुर विधायक ई शैलेंद्र और भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अखिल सिंघल ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उद्योगपति ने बताया कि भीपुर मक्के के हब के रूप में जाना जाता है। वहीं विधायक ई शैलेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली पारी में 195 किलोमीटर सड़क, CSC, स्टेडियम और ग्रिड का निर्माण करवाया है, तो वहीं दूसरी पारी में युवाओं को रोजगार देना, उद्योग लगाना मकसद है। उद्योग लगने से बेरोजगारों को रोजगार और मजदूरों का पलायन रुकेगा। तो मेरा लक्ष्य यही है कि यहाँ पर एग्रो बेस्ड जो आदरणीय नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी का ये हम एग्रो बेस्ड यहाँ पर लगाए फैक्ट्री। तो हमारा मक्का यहाँ सबसे पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का यहाँ होता है, ये मक्का का हब है और इनके लिए ये जो अभी फैक्ट्री लगा रहे हैं 500 मेट्रिक टन पर डे चाहिए, वो सफिशिएंट है मेरे लिए। सारा रिसर्च हुआ है तो और मुझे पूरी उम्मीद है यदि किसानों का सहयोग रहा और इन्होंने मन बना लिया तो फैक्ट्री लगना तय है और रोजगार जो हमारे यहाँ पर बेरोजगार युवक थे उसको भी रोजगार मिलेंगे, जो बाहर पलायन मजदूर करते थे वो भी पलायन। मेन तो इथेनॉल के जो हम यूनिट लगा रहे हैं ग्रेन बेस्ड यूनिट का हमारी प्लानिंग है, जिसके अंदर प्राइमरी रॉ मटेरियल मेज क्रॉप है यानी कि मक्का यहाँ पर बहुत है। अगर हम यहाँ मक्का मिलती है और किसान भाइयों का सहयोग मिलता है तो हम यहाँ फैक्ट्री जरूर लगाएंगे। जो अभी देखा है आपने, कितनी संभावना लग रही है? बहुत प्राइमरी है, अभी पहला देखा है, इसके बाद हमारी एनवायरमेंटल टीम, सिविल स्ट्रक्चर टीम, कई टीमें विजिट करेंगी, उसके बाद जगह फाइनल होगा। मेन तो इथेनॉल के जो हम यूनिट लगा रहे हैं ग्रेन बेस्ड यूनिट का हमारी प्लानिंग है, जिसके अंदर प्राइमरी रॉ मटेरियल मेज क्रॉप है यानी कि मक्का यहाँ पर बहुत है। अगर हम यहाँ मक्का मिलती है और किसान भाइयों का सहयोग मिलता है तो हम यहाँ फैक्ट्री जरूर लगाएंगे। जो अभी देखा है आपने, कितनी संभावना?
तो उद्योग लगाने को लेकर विधायक ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कंपनी के डायरेक्टर ने भी उनके साथ निरीक्षण किया। रोजगार बढ़ाने को लेकर पहल लगातार की जा रही है। तो भागलपुर में बीरपुर विधायक ने निरीक्षण किया, उनके साथ कंपनी के डायरेक्टर भी वहां पे मौजूद रहे। रोजगार बढ़ाने को लेकर ये पहल की जा रही है। उद्योग लगाने को लेकर विधायक ने कंपनी के डायरेक्टर के साथ मिलकर निरीक्षण किया है। तो बीरपुर विधायक ने निरीक्षण किया, कंपनी के डायरेक्टर भी निरीक्षण के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। उद्योग लगाने को लेकर यह निरीक्षण किया गया है, जिससे कि लोगों को और ज्यादा रोजगार मिल सके। कैमूर जिले में रात भर हुई बारिश से अनुमंडल अस्पताल मोहिनिया में भारी जल जमाव हो गया। ये पानी इमरजेंसी वार्ड, ट्रॉमा सेंटर, मरीजों के वार्ड और डॉक्टर चैम्बर तक पहुंच गया है। अस्पताल के उप अधीक्षक और इलाज कराने वाले मरीज अपने परिजनों के साथ पानी में ही चलकर अस्पताल तक पहुंचे और वार्ड में पानी के बीच खड़े होकर मरीजों का इलाज किया गया। वहीं मोहिना की सड़कों पर भी भारी जल जमाव देखा जा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मोहिना के अस्पताल की तस्वीरें हैं जो प्रशासन के दावों की पोल खोलती है। किस तरह से वहां पर पानी भरा है और ऐसे में मरीजों का इलाज कितनी मुश्किल से हो रहा होगा, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मानसून की पहली ही बारिश ने ऐसा हाल कर दिया है। मोहिना के अस्पताल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारी जल जमाव हो रहा है। मरीजों के वार्ड तक पानी घुस गया है, डॉक्टर वार्ड तक भी पानी घुस गया है। तो बारिश ने अस्पताल का हाल खस्ता कर दिया है। प्रशासन के दावों को पोल खोलती हुई तस्वीरें अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे हालातों में मरीजों का इलाज कितनी मुश्किलों से हो रहा होगा। तो मोहिना के अस्पताल में जल जमाव आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। वहां पर लोगों को आने जाने में भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, पहली बारिश में ही मोहिना अस्पताल में जल जमाव हो गया है, ऐसे में मरीजों के इलाज में क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? देखिए, लगातार जो 4 दिनों से बारिश कैमूर जिला में हो रहा है, जो कि नगर पंचायत की लापरवाही सामने देखी जा रही है। इस स्थिति में जो है कि जो मोहिना अनुमंडल के डॉक्टर से जब हम लोगों ने बात किया तो इस लोगों ने बताया कि जो कि NH2 से रोड से काफी नीचे जो अस्पताल है, जो कि अक्सर के पहली बारिश में जो है कि पूरी जल जमाव से भर गया है। ऐसे में कोविड मरीज से लेके सारे ऑपरेशन जो भी आता है एक्सीडेंटल के, इस स्थिति में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें नगर पंचायत को भी लिखा गया है, लेकिन अब तक कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुआ, जिससे काफी मरीजों को हो रही है परेशानी। अजीत, प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन ये तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की पोल खोल देती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर प्रशासन के पहले से जो इंतजाम किया होता तो आज स्थितियां ये नहीं बनी होती। ऐसे में मान लीजिए कि जो कि मोहिना अनुमंडल के साथ साथ जो है ट्रॉमा सेंटर भी बनाया गया है, जो कि पहले ही बारिश में पूरी जल जमाव के साथ साथ काफी मरीजों को भी परेशानी हो रही है। जी, तो एक तो ऐसे कोरोना काल चल ही रहा है, लेकिन ऐसे में जब पानी इस तरह से बहता रहेगा तो जो अन्य बीमारी है जो गंदे पानी से होती है, उनका खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अजीत, बिल्कुल बढ़ सकता है। जो एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि गंदगी से बचाव के लिए, लेकिन पहले ही बारिश में पूरी शहर का पानी जो है कि मोहिना अनुमंडल अस्पताल में पूरी तरह से चला जा रहा है। ऐसे में कई मरीज जो है कि बेड पे और उनके परिजन जो है रात भर बारिश होने के कारण जो है कि बेड पर बैठे रहे, पूरे अंदर तक बारिश गया। जो ऐसे में नगर पंचायत से भी सवाल की गई तो नगर पंचायत ने कहा कि पहले ही हम लोगों ने साफ कराया, लेकिन जो है मोहिना अनुमंडल अस्पताल जो है थोड़ी सी नजदीकी में है, जो इसके कारण जो है जल जमाव। लेकिन ये नया नहीं है, ये पिछले साल भी इस तरह का हाल हुआ था जो है। लेकिन नगर पंचायत को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आदेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। हाजीपुर बैंक लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटी गई रकम में से पुलिस ने 93,000 बरामद किए हैं। ये पैसे पुलिस ने मुजफ्फरपुर के सकरा से बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी की बहन ने पूछताछ में सारी पोल खोल दी। आपको बता दें कि ब्रांच से 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटे गए थे।
तो हाजीपुर में 10 जून को निजी बैंक में एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने अब सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनसे अब पूछताछ में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस ने लूटी गई रकम में से 93,000 रुपए बरामद किए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।